एवरीवन। तो हम देखने वाले हैं आज सीसैट का एक पैसेज, मतलब एक ही पैसेज देखने वाले हैं। और मैंने कल मतलब पैसेज का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, लेकिन आज हम एक ही देखेंगे। और उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, और प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। देखो, वीडियो तो बस एक समझने के लिए होते हैं, लेकिन अगर उसी के ऊपर आप डिपेंड रह जाते हो तो ये गलत बात है। खुद से प्रैक्टिस करिए, खुद से सोचिए कि कैसे आंसर निकाला जाता है, तो तभी आपकी प्रैक्टिस मतलब तभी आपकी एक्यूरेसी अच्छे से आएगी। तो अभी प्रीलिम्स के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 70 डेज़ हैं। नहीं, ऑलमोस्ट नहीं है ऑलमोस्ट 70 डेज़ के मतलब 65 डेज़ हैं, तो हम अच्छे से कर सकते हैं। तो देखो, पैसेज में यही होता है कि जितना पैसेज में कहा गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें सोचकर आंसर देना होता है। जैसे ही हमें ऑप्शंस दिए जाते हैं तो उसी को आंसर में हमें ढूंढना होता है। और जब भी अजम्पशन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो अजम्पशन का मतलब ही होता है कुछ ना कुछ अज्यूम करके लिखा गया है, तो वही क्या अज्यूम किया है वही हमें हमारे ऑप्शंस में ढूंढना होता है। देखो, पैसेज के अलावा मतलब कुछ भी नहीं दिमाग लगाना है। जितना पैसेज में कहा है, जितने वर्ड्स, चाहे एक्सट्रीम हो चाहे बैलेंस हो, वही हमें देखना है। कुछ और ज़्यादा जीएस की तरह सोचना नहीं है, बिल्कुल भी मतलब अपना दिमाग खुद का लगाना नहीं है। यहाँ पे जितना पैसेज में कहा गया उसी के अकॉर्डिंग आंसर निकालना है। मैं आज इसीलिए एक पैसेज ले रही हूँ ताकि जो मेरा आज का जो मैंने डिसाइड किया है, तो थोड़ा सा मुझे मेरा रिवीजन पीछे रह गया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज एक ही पैसेज लेते हैं। कल से हम 2-3 पैसेज की प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। और जीएस के लिए भी टेस्ट भी सॉल्व करके देखिए, खास करके पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस करिए। अगर आप देखोगे पीवाईक्यू के सेम ऑप्शंस एग्जैक्टली यूपीएससी ने दे रखे हैं, तो इसीलिए पीवाईक्यू भी इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप जीएस को भी बिल्कुल इग्नोर मत करिए और ना ही सीसैट को। दोनों को ही हमें साथ लेके चलना है, दोनों ही हमें क्लियर करने में हेल्प करते हैं। अगर एक को पीछे छोड़ देंगे ना तो वो बुरा मान जाएगा और आपकी प्रीलिम्स क्लियर ही नहीं होगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं पैसेज। तो हमारा पैसेज का ये क्वेश्चंस है, बेस्ड ऑन द अबव पैसेज द फॉलोइंग अजम्पशन हैव बीन मेड। तो ये हमारा क्वेश्चन है अजम्पशन का। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है, अ कंपनीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल मे बी अनसर्टन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजीज एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर क्लाइमेट चेंज। ये बोल रहा है कि कंपनीज का जो लॉन्ग टर्म सर्वाइवल होता है मे बी अनसर्टन होता है, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर क्लाइमेट चेंज नहीं हो सकता, है ना। मतलब नहीं हो सकता ऐसे नहीं बोला है उन्होंने, लेकिन विदाउट इन्वेस्टमेंट इन एडवांस टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस फॉर क्लाइमेट चेंज, तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे। सेकंड है, द करंट इन्वेस्टमेंट्स इन एमिशन रिडक्शन इज एक्चुअली फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर्स। तो ये बोल रहे हैं कि जो अभी जो इमिशन रिडक्शन है इसमें इन्वेस्टमेंट करते तो वो क्या है, एक मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर हो सकता है उसकी वजह से। तो ये बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हमें पैसेज में भी यही देखना है। देखो, मैं एग्जैक्टली तो ट्रांसलेट नहीं कर रही हूँ क्योंकि आपको तो पता होती है पैसेज की लैंग्वेज, तो एग्जैक्टली तो यूपीएससी खुद ट्रांसलेट नहीं कर पाती है, तो मैं कहाँ से करूँगी। तो मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं पैसेज। मेनी कंपनीज आर ग्रैपलिंग विद द ट्रेड ऑफ बिटवीन इम्प्लीमेंटिंग कॉस्टली इमिशन रिडक्शन स्ट्रैटर्जी एंड सफरिंग द लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में ये बोला जा रहा है कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं कि जो ट्रेड ऑफ के मतलब चंगुल में फंसी हुई है, ये बोल रहे हैं। बिटवीन इम्प्लीमेंटिंग कॉस्टली इमिशन रिडक्शन एंड स्ट्रैटर्जी एंड सफरिंग लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक तो जो इमिशन रिडक्शन होता है इसके स्ट्रैटर्जी
को बेहतर करने के चक्कर में इस और जो क्लाइमेट चेंज के लॉन्ग टर्म कंसिक्वेंसेस होते हैं इसके चंगुल में ये कंपनीज मतलब फंसी हुई है। ये बोल रहे हैं, मतलब जो कंपनी का जो ट्रेड होता है वो ऑफ हो रहा है। बस इतना ही समझ लेना यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस में। On one hand, investing in advanced technology and sustainable practices can be expensive, impacting short-term profitability। तो यहाँ पे देखो हमारे exactly words यूज़ किए गए हैं कि कंपनीज लॉन्ग टर्म सर्वाइवल में भी अनसर्टन, मतलब हो सकता है कि अनसर्टन हो सकता है लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, बट यहाँ पे तो उन्होंने शॉर्ट टर्म की प्रॉफिटेबिलिटी बोली है, मतलब कि दोनों का अर्थ एक ही आता है, क्योंकि ये अनसर्टन बोल रहा है लॉन्ग टर्म के लिए और वो शॉर्ट टर्म के लिए प्रॉफिटेबल, इम्पैक्टिंग प्रॉफिटेबल बोल रहा है। तो मतलब सिमिलर ही उनका मीनिंग होता है, अगर आप ठंडे दिमाग से सोचोगे ना तो सिमिलर ही मीनिंग होता है। देखते हैं आगे। तो ये एग्जैक्टली यहाँ पे बोला गया है, तो हमारा जो फर्स्ट जो है हमारा ऑप्शन तो यहाँ पे सही बन जाता है, बट फिर भी हम आगे पढ़ते हैं पैसेज। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ इनएक्शन इज़ इवन स्टीपर, मतलब अगर क्लाइमेट चेंज के लिए कोई एक्शंस नहीं लेते हैं तो उससे जो इमिशन रिडक्शन के लिए जो जब आप कोई स्टेप उठाते हो तभी तो वो इमिशन रिडक्शन हो जाएगा ना, लेकिन अगर उसके लिए कोई एक्शन ही इन एक्शन करोगे तो उसके परिणाम तो आपको, मतलब उसका कॉस्ट तो आपको स्टीपर दिखाई देगा ना, डीप दिखाई देगा। ये बोल रहे हैं यहाँ पे फेलियर टू रिड्यूस इमिशंस मे बी लीड टू सीवर डिसरप्शंस। अगर आप रिडक्शन जो इमिशन का रिडक्शन करने में फेल होते हो तो उसका डिसरप्शन ज़्यादा दिखाई देगा, such as supply chain vulnerabilities due to extreme weather events, reputational damage and potential regulatory penalties। तो ये बोल रहे हैं कि उस अगर इमिशन रिडक्शन में फेलियर दिखाई देता है तो उससे क्या होगा, जो सप्लाई चेन होती है हमारी उसमें डिसरप्शन दिखाई देगा, और जो वेदर के इवेंट्स है वो भी एक्सट्रीम बन जाएंगे, और इससे क्या होगा डैमेज बहुत सारी चीज़ों का। अगर एक्सट्रीम इवेंट्स होने लगे तो देखो अगर बारिश काफ़ी टाइम तक नहीं होती है तो क्या होता है, उससे ड्रॉट आने लगता है। समझाने के लिए बता रही हूँ, एक्सट्रीम इवेंट्स के बाद तो उससे ड्रॉट आ जाता है, मतलब फसल नहीं बनती है। अगर एकदम से बारिश होती है तो पूरे फसल का नाश कर देती है। तो ये क्या होते हैं, वेदर के एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं। बस यहाँ पे समझाने के लिए मैंने बताया है। तो इससे क्या होगा, रिप्यूटेशनल डैमेज भी होगा और पोटेंशियल रेगुलेटरी पेनल्टीज, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। मोर ओवर द ह्यूमन एंड इकोनॉमिक टोल ऑफ अनचेक्ड क्लाइमेट चेंज इंक्लूड्स इंक्रीज हेल्थ रिस्क, प्रॉपर्टी डैमेज एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। अगर इससे भी और ज़्यादा देखें, मतलब मोर ओवर इससे भी और ज़्यादा देखें तो ह्यूमन एंड इकोनॉमी पे भी इस क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई देगा। कैसे, हेल्थ रिस्क बढ़ेगी, जो प्रॉपर्टी डैमेज है वो भी मतलब उसमें भी इंक्रीज़ होगा, और जो कम्युनिटीज़ का डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन लोग माइग्रेट करने लग जाते हैं क्योंकि यहाँ पे अगर लैंडस्लाइड होती है या फिर ड्रॉट आ जाता है या ज़्यादा बारिश की वजह से जो क्रॉप्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं ना। तो इससे क्या होते हैं, लोग अपने क्या बोलते हैं उसको, उपजीविका के लिए वो वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। तो इससे यही होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ कम्युनिटीज़। ठीक है, बस यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, और ज़्यादा मैं अपना यहाँ पे जीएस का ज्ञान नहीं दे रही हूँ। ठीक है, दी सेकंड बोल रहा है कि द रैशनल चॉइस फॉर बिजनेसेस इज़ टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ मिटिगेटिंग इमिशंस थ्रू क्लाइमेट टेक, not only as a matter of social and environmental responsibility but also as a means of protecting themselves in the long run। तो ये बोल रहा है कि अगर रैशनल चॉइसेस होगी बिजनेस के लिए, और हम अगर जो इमिशंस को मिटिगेट करने की अर्जेंसी को समझते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं थ्रू क्लाइमेट टेक का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, ना कि ओनली सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का ध्यान रखा जाएगा इससे, बल्कि इससे क्या होगा, लॉन्ग रन के लिए प्रोटेक्शन मिल जाएगा, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो देखो
लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब इसका मतलब है कि ये फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म के लिए मतलब अभी के बारे में सोच रहे हैं, ऐसे होता है ना, बट ये लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं, मतलब फ्यूचर की भी बात कर रहे हैं। अजम्पशन का मीनिंग ही क्या होता है? अज्यूम करना, ग्रहित धरना, यही होता है ना। तो ये बोल रहे हैं। तो देखो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है? द करंट इन्वेस्टमेंट इन एमिशन रिडक्शन इज एक्चुअली फॉर अ मोर सस्टेनेबल एंड रेजिलियंट फ्यूचर। तो इस पैराग्राफ का जो मीनिंग निकल के आता है ना, कि अगर आपके बिजनेस के लिए अगर आप रैशनल चॉइसेस करते हो, मतलब पूरे सोच समझ के साथ अगर आप करते हो, और अगर आपको पता है कि मिशन को कैसे तो उसको जो मिटिगेट करना है, तो आपका क्या होगा ना, सोशल और एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो ही जाएगी, लेकिन आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगा लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग रन के लिए। ठीक है, ये बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली ये हमारा सेकंड वाला भी ऑप्शन जो है यहाँ पे, अगर आप देखोगे, ये यहाँ पे बोल रहे हैं रैशनल एंड चॉइसेस फॉर बिजनेस इज टू रिकॉग्नाइज द अर्जेंसी ऑफ मिटिगेटिंग इमिशन थ्रू क्लाइमेट टेक, नॉट ओनली एज अ मैटर ऑफ सोशल एंड एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट ऑल्सो एज अ मीन्स ऑफ प्रोटेक्टिंग देमसेल्व्स इन द लॉन्ग रन। तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं, तो इनडायरेक्टली इसका मीनिंग भी यही निकल के आता है जो हमारी सेकेंड स्टेटमेंट है। तो हमारा आंसर क्या बनता है? दोनों। यहाँ पे वैलिड अजम्पशन का मीनिंग ही यही होता है, मैं फिर से कह रही हूँ कि कुछ ना कुछ ग्रहित धरना, कुछ ना कुछ अज्यूम करना, यही होता है। तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली नहीं बोला है फ्यूचर की बात, लेकिन लॉन्ग रन की बात की है, मतलब फ्यूचर की बात हो रही है। अगर शॉर्ट टर्म की बात बोलते तो अभी की, मतलब करंट जो सिचुएशन है उसी के बारे में होती। तो यहाँ पे ये रेजिलिएंट फ्यूचर, रेजिलिएंट सस्टेनेबल एंड रेजिलिएंट फ्यूचर की ही बात हो रही है। अगर आप अच्छे से क्लाइमेट टेक का यूज़ करते हो मिटिगेट करने के लिए, इमिशन मिटिगेट करने के लिए, तो यही यहाँ पे बोला जा रहा है। तो इसका मतलब है हमारे दोनों ही ऑप्शंस हमारे करेक्ट बनते हैं। होप कि आपको समझ में आया होगा कि आंसर कैसे निकाला जाता है। खास करके अजम्पशंस वाले काफ़ी गलत होते हैं। इवन मैं भी उसकी मतलब किसी टाइम पे शिकार रही हूँ। इवन मैंने जब शुरू में सॉल्व करना शुरू कर दिया था इस साल में, तभी भी मेरे गलत हो रहे थे, लेकिन प्रैक्टिस के साथ हमें समझ में आता है कि कैसे सॉल्व करने होते हैं अजम्पशन वाले क्वेश्चन। देखो कभी भी गलती मत करना। जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि अजम्पशंस हो, द मोस्ट रैशनल इन्फरेंस हो, या मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस हो, तो आपको ना इनमें स्लाइटली डिफरेंस होता है। तो आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए, इसके मीनिंग पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपको ये पता ही नहीं है और सिर्फ देखोगे कि हाँ ऑप्शन देखने हैं आंसर निकालने हैं, तो आपका शायद गलत भी हो सकता है। तो मैंने आपको रैशनल वाले, इन्फ्रेंस वाले इसमें बताया भी है कि कैसे क्वेश्चंस निकाला जाता है, बल्कि आपको समझ में भी नहीं आता है तो उसमें क्या देखना होता है कि बैलेंस वे में कौन सा ऑप्शन दे रखा है, यही देखना होता है। तभी आप जाके आराम से आंसर निकाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं हो तो तब ये कर सकते हो, वरना प्रॉपर पैसेज पढ़े बिना कोई भी आंसर नहीं निकालना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। और एक बात बतानी है आपको कि सीसैट में ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात होती है कि जो एक्चुअल यूपीएससी के जो पैसेज होते हैं उसकी लैंग्वेज समझना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप देखोगे ना, वो बुक की लैंग्वेज और उस पैसेज की लैंग्वेज बड़ी डिफ़िकल्ट होती है, मतलब आपको ये डिफरेंस पता चलेगा आप जब नोटिस करोगे। तो ये लैंग्वेज समझ में आना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तभी जाके आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। और आपकी स्पीड भी होनी चाहिए पैसेज पढ़ना और उसको समझना। इसकी जो स्पीड है ना वो भी अच्छी खासी डेवलप करिए आप। आपके पास अच्छा खासा टाइम है, आप कर सकते हो प्रैक्टिस के साथ। मतलब अगर प्रैक्टिस करोगे ना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है प्रैक्टिस के साथ। तो होप कि आप करोगे। मेरी यही कोशिश है कि लोग जीएस में तो अच्छा खासा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छे खासे मार्क्स लेके आते हैं, इवन कट ऑफ से भी ज़्यादा, बट सीसैट की वजह से फेल हो जाते हैं। तो मैं ये किसी के भी साथ ऐसा होना मुझे पसंद नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सीसैट तो देखो क्वालिफाइड सब्जेक्ट है, तो पेपर है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी इसको इग्नोर नहीं करना है, अच्छा खासा टाइम देना है और क्वालिफाई करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।